Hello guys, my name is Dr. Nidhi. मैं KGMC लखनऊ के एलुमनाई हूँ. Today we are going to start physiology. सबसे important टॉपिक जो फिजियोलॉजी का है, अगर लास्ट ईयर का पेपर देखे तो 3 क्वेश्चन था एंडोक्राइन सिस्टम से, इसलिए फर्स्टली हम एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम में हम सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे कि हमारा हार्मोन्स किस तरह एक्ट करता है वाया द सेलुलर मैसेंजर्स एंड रिसेप्टर. डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट मैसेंजर डिफरेंट रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद ईच हार्मोन्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ईच एंडोक्राइन सिस्टम को. ठीक है. फर्स्ट हम हार्मोन को क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में. दैट इज वन विच क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर वन विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. देखो, हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, दे आर बेसिकली लाइपोफिलिक, मींस दे कैन क्रॉस द बायलिपिड लेयर. तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वी ऑल नो कि बायलिपिड लेयर होता है. ठीक है. तो इसे क्रॉस कौन करेगा? लाइपोफिलिक हार्मोन्स. तो हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइपोफिलिक. सो दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब जब सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करके हमारे सेल के अंदर आ गया तो वो दो तरह से एक्ट करता है, वाया द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड अनदर कैटेगरी हो जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर. तो सम एक्ट वाया द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, अनदर वन एक्ट वाया द न्यूक्लियर रिसेप्टर. फर्दर हम इसको क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अभी बेसिक डिवाइड कर रहे हैं, वन विच क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड वन विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. जो हमारा क्रॉस करेगा वो होगा लाइपोफिलिक हार्मोन्स. इसमें आते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स. तो ये हमारे क्रॉस करके सेल के इंसर्ट जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे. मींस ये हार्मोन हमारा डायरेक्टली एक्ट करेगा. सेल के अंदर गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और हार्मोनल एक्शन विल बी सीन. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली एक्ट कर रहा है. वाइल सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता. तो ये कहाँ एक्ट करता है? हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर विच इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन रिसेप्टर. दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल. ठीक है. अब बात करते हैं कौन से हार्मोन्स होंगे जो हमारे ये बायलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर रहे. दे विल बी लाइपोफोबिक हार्मोन्स और यू कैन से हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स. इसमें आते हैं हमारे अमाइन एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं, जितने भी अमीन हार्मोन्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम फर्दर पढ़ेंगे. अभी के लिए आप ये याद रखो, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में आते हैं हमारे जो भी पेप्टाइड हार्मोन्स है, यानी प्रोटीन डेरिवेटिव का जो हार्मोन्स है, अमीन डेरिवेटिव का जो हार्मोन्स है, दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो ये कहाँ एक्ट करता है? ये मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं. ठीक है. ये यहाँ पे हार्मोन हमारा आके यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड हो गया. अंदर क्या होता है? सेल के इनसाइड सेकेंडरी मैसेंजर्स का फॉर्मेशन होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स आर देयर like cyclic AMP, cyclic GMP and calcium. 3 टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स रिलीज होते हैं. डिफरेंट हार्मोन डिफरेंट मैसेंजर के थ्रू वर्क करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होगा, वो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट कराएगा, हार्मोनल एक्शन विल बी सीन. तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा जो हार्मोन है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है. ठीक है. वाया द सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट कर रहा है, मींस इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है. जबकि जो हार्मोन्स थे जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे वो डायरेक्टली एक्ट कर रहे थे. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों कैटेगरी में. इज दैट ओके? चलो, अब क्लासिफाई करते हैं हम हार्मोन को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन. तो फर्स्ट कैटेगरी है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, मतलब सिंगल अमीनो एसिड से जो बना हुआ होगा वो हमारा हो जाएगा अमीनो एसिड डेरिवेटिव. इसमें 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आते हैं. वन इज टायरोसिन डेरिवेटिव, अनदर वन इज ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज द आर्जिनिन डेरिवेटिव. हमारा अगर टायरोसिन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें आता है T3, T4 एंड कैटेकोलामिन्स. इसमें सारे कैटेकोलामिन्स आ जाएंगे हमारे इपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड डोपामिन. ठीक है. ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है. अभी हमने क्या पढ़ा था? अमीनो एसिड डेरिवेटिव एंड प्रोटीन डेरिवेटिव, दे डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. दे डोंट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे. यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मैसेंजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन.
ठीक है, इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, this T3 and T4 being a amino acid derivative they can cross the cell membrane and ये directly act करते हैं, तो एक्सेप्शनल है इसलिए एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है इसकी, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव, इसमें हमारा आ जाता है सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। अनदर कैटेगरी दैट इज आर्जिनिन डेरिवेटिव, इसमें आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो हमारा आता है प्रोटीन डेरिवेटिव, मतलब जो बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हो, दैट इज प्रोटीन डेरिवेटिव एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। एज वी डिस्कस दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ये कैसे एक्ट करेंगे, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन विच इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स एंड पैराथॉर्मोन विच इज मेड अप ऑफ 84 अमीनो एसिड्स, ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये जो फर्स्ट टू कैटेगरी है दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो दे आर एक्टिंग वाया द सेकेंडरी मैसेंजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे आ जाती है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। वी ऑल नो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है तो ये हमारा बाइलिपिड लेयर को क्रॉस करेगा और हमारा डायरेक्टली एक्ट करेगा वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमको सब याद होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी का आता है, ठीक है, उसी से हम उसका एक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन किस तरह का हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन्स। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट इज विटामिन्स, इसमें विटामिन ए है एंड विटामिन डी। वी ऑल नो दीज टू विटामिन आर फैट soluble vitamin, so they are going to cross the bilipid layer, they will be lipophobic, lipophilic, सो ये लाइपोफिलिक है तो इसका मतलब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा दे आर गोइंग टू एक्ट वाया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इज दिस क्लियर? First two category amino acid derivative and protein derivative, they are not going to cross cell membrane, they are going to act via extracellular receptors, ठीक है, secondary messenger release होगा, hormonal action will be seen, while the cholesterol derivative and vitamin derivative they are going to cross the cell membrane and they are going to directly influence the cellular function. Is this clear for everybody? Now moving further, different type of receptors होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी डिफाइन किया, टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आ गया, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड अनदर कैटेगरी इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो हम सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर देखते हैं। थ्री टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स आ गए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एंड द जाइनस काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज आवर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। This is also known as transmembrane protein. Why this is known as transmembrane protein? क्योंकि ये पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, that's why it is known as transmembrane protein. It is also known as heterotrimeric protein. Heterotrimeric, as the word say, hetero means different components are there. So out here we have three components of G protein coupled receptor: alpha, beta and gamma, ठीक है। इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब क्या होगा, जो हमारा हार्मोन लाइपोफोबिक है वो क्या करेगा, रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही हार्मोन हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है, हमारा एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, हमारा अल्फा यूनिट सेपरेट फ्रॉम बीटा एंड गामा यूनिट। जैसे ही अल्फा यूनिट सेपरेट होता है हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है एंड फर्दर जो हार्मोनल एक्शन के प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हैं। टू टाइप ऑफ प्रोसेस इज देयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो क्या हुआ, हमारा लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड हुआ, दैट इज आवर हार्मोन इज गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, दिस इज गोइंग टू cause activation of our receptor, that is G protein coupled receptor. अल्फा यूनिट क्या हुआ, बीटा एंड गामा यूनिट से सेपरेट होता है। जैसे ही अल्फा यूनिट सेपरेट होता है, 2 पाथवे इज एक्टिवेटेड, फर्स्ट इज एडेनाइल साइक्लेज हो सकता है या ग्वानिनिल साइक्लेज पाथवे हो सकता है।
टू पाथवे एक्टिवेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हॉर्मोन्स। ठीक है, अगर एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी। दिस एडिनाइल साइक्लेज पाथवे इज गोइंग टू कॉज कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, दिस इज गोइंग टू कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम and हमारा hormonal action will be seen, our metabolic response will be seen। अगर guanylyl cyclase pathway activate होगा तो क्या होगा, GTP is going to convert into cyclic GMP। cyclic GMP क्या करेगा, हमारा cyclic GMP dependent protein kinase को activate करेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा हमारा हार्मोनल एक्शन विल बी सीन, और यू कैन से मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन विल बी सीन। इज दिस क्लियर? हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से जैसे ही हार्मोन बाइंड होता है अल्फा यूनिट सेपरेट हो जाता है बीटा एंड गामा यूनिट से। दिस इज गोइंग टू कॉज एक्टिवेशन ऑफ आवर जी प्रोटीन। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा दो पाथवे एक्टिवेट हो सकता है, इधर द एडिनाइल साइक्लेज पाथवे और guanylyl cyclase pathway depending upon the hormone which is going to activate this G protein coupled receptor। अगर एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, guanylyl cyclase इंक्रीज होता है तो साइक्लिक जीएमपी का हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एंड बोथ द सिचुएशन में क्या होगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा एंड हार्मोनल एक्शन विल बी सीन। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है और हमारा सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हो रहा है सेल में। दिस इज गोइंग टू कॉज हार्मोनल एक्शन। तो इसमें हम कह सकते हैं हार्मोन हमारा कैसे एक्ट कर रहा है, आवर हार्मोन इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, हमारा हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ प्राइमरी मैसेंजर, और सेकेंडरी मैसेंजर हमारा सेल में रिलीज हो रहा है। वी कैन से दिस। इज दिस क्लियर? Moving forward, अब different type of alpha subunits होते हैं, that is alpha S, alpha I, alpha Q and alpha T। ठीक है, अब कौन सा हमारा सब यूनिट एक्टिवेट होता है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन विल बी सी। अगर अल्फा एस स्टिमुलेट होता है तो हमारा एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होता है एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी। अगर अल्फा आई स्टिमुलेट होता है, here I stand for inhibition, so it is going to inhibit the formation of cyclic AMP। तो cyclic AMP का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर अल्फा क्यू स्टिमुलेट होता है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आर सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज कैल्शियम। अल्फा टी अगर स्टिमुलेट होता है तो हमारा साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम डिटेल में आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स पे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स आर देयर, वी ऑलरेडी डिस्कस साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड कैल्शियम। अब आते हैं सबसे पहले हम साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी, दिस सेकेंडरी मैसेंजर इज फॉर व्हिच हार्मोन्स, तो ये हमें याद रखना है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, thyroid stimulating hormone, path hormone, glucagon and are all catecholamines and the vasopressin। ये किसके थ्रू एक्ट करता है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करता है एंड सेकेंडरी मैसेंजर कौन से रिलीज करता है सेल में, साइक्लिक एएमपी। ठीक है, और शॉर्ट में अगर हमें याद करना है तो दो केसेस होते हैं। फर्स्ट इज आवर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन की अगर बात आ रही है कि ये हार्मोन हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन में काम कर रहा है तो वो कौन सा मैसेंजर यूज कर रहा होगा, दैट मस्ट बी यूजिंग दिस साइक्लिक एएमपी। ठीक है, और कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन की बात आ जाए तो वो कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा, वो हमारा हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी के थ्रू। ठीक है, ये दो की वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन में हमारा कौन सा मैसेंजर यूज होगा, हमारा साइक्लिक एएमपी यूज होगा।
वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन वी ऑल नो वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस लेवल पे एक्ट करता है नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है, क्योंकि उसमें जो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आवर एक्वापोरिन्स। ठीक है, एक्वापोरिन्स क्या करेगा, एक्वापोरिन्स हमारा वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? जहां पे भी शॉर्ट में ये याद रखना है, जहां पे भी वाटर रीअब्सॉर्प्शन की बात हो रही है कि ये हार्मोन हमारा वाटर रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है, तो वो किसके थ्रू करेगा, साइक्लिक एएमपी के थ्रू। जहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन की बात आएगी तो वो किसके थ्रू होगा, साइक्लिक एएमपी। इज दिस क्लियर? तो हम इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन की अगर बात करें तो जैसे कि कॉलेरा टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन किस लेवल पे एक्ट करता है, दिस टॉक्सिन एक्ट एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये टॉक्सिन है, ये इंटेस्टाइन के लेवल पे एक्ट करता है एंड दिस कॉजेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड का लॉस इन द स्टूल। सो यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बॉडी में। ठीक है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन किस लेवल पे एक्ट करता है, हमारे लंग्स पे एक्ट करता है एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द स्पुटम। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जहां पे भी बात आएगी, हमारा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करेगा, हमारा साइक्लिक एएमपी। इज दिस क्लियर? साइक्लिक एएमपी के बारे में याद हुआ? क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमारा पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, कैटेकोलामीन्स एंड आर वेसोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन की जहां भी बात आएगी, हमारा कौन सा मैसेंजर एक्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी। मूविंग फॉरदर, नेक्स्ट हमारा जो मैसेंजर है दैट इज आर कैल्शियम। कैल्शियम को फुल नेम अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेकेंडरी मैसेंजर, phospholipase C IP3 DAC calcium. This is the full name of calcium secondary messenger. That is phospholipase C IP3 DAC calcium. इसका जो प्राइमरी इफेक्ट है, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आए या वेजो कंस्ट्रक्शन की बात आए, कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर यूज होगा, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर यूज होगा कैल्शियम। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्यूरिंग नॉर्मल लेवल व्हाट हैपन, इन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट वाया व्हिच मैसेंजर, दिस एक्ट वाया द कैल्शियम मैसेंजर। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हार्मोन करते हैं, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन 2, नॉरएपिनेफ्रिन, वेजोप्रेसिन। अभी इसको डिस्कस करेंगे। ये भी वेजोप्रेसिन हमारा वहां वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहा था, यहाँ पे हमारा वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखना, वेजोप्रेसिन दो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है। फर्स्ट इज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करेगा तो क्या करेगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है दैट इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। ठीक है, वेजोप्रेसिन दो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, एंड वाया कैल्शियम इट इज गोइंग टू कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो सेकेंडरी मैसेंजर यूज कर रहा है, फर्स्ट इज साइक्लिक एएमपी, सेकेंड वन इज कैल्शियम। इज दिस क्लियर? तो हम वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से हार्मोन यूज होते हैं, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन, नॉरएपिनेफ्रिन। So these all four hormones is going to use which secondary messenger, calcium. ठीक है, लास्ट सेकेंडरी मैसेंजर पे आ जाते हैं, दैट इज आवर साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी की बात करें तो जहां पे भी रिलैक्सेशन की बात हो, जहां पे भी वेजोडाइलेशन हो, वहां पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर यूज हो रहा होगा, वहां पे हमारा साइक्लिक जीएमपी यूज हो रहा होगा।
तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, natriuretic peptide, all three type of natriuretic peptide, atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and C-type natriuretic peptide. All three natriuretic peptide uses this secondary messenger, that is cyclic GMP. Is this clear? Three type of secondary messengers we discussed. कौन सा? Cyclic AMP, cyclic GMP, and calcium. Calcium का full नाम क्या है? Phospholipase C IP3 डाइकैल्शियम, ठीक है। कहां पे यूज हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन इसके थ्रू एक्ट करेंगे, आपको याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, हमने कौन सा रिसेप्टर डिस्कस कर लिया, हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर डिस्कस कर लिया। वन सेकेंड, हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, थ्री टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, tyrosine kinase receptor, and Janus kinase receptor. Now coming to the second one, that is tyrosine kinase receptor. Tyrosine kinase receptor में two subunits are there, alpha and beta. वहां पे कितने subunits थे? Three, alpha, beta and gamma. यहाँ पे कौन कौन सा subunits है? Alpha and beta. जो यहाँ याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन दिस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। इंसुलिन, insulin-like growth factor, platelet-derived growth factor. All these three hormone act via this tyrosine kinase receptor. ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो ये। नेक्स्ट इज Janus kinase receptor. This is also known as JAK-STAT pathway. ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन इस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड एरिथ्रोपोएटिन. They act via which receptor? They act via Janus kinase receptor. अब एक terminology आती है, that is down regulation of receptor. What do you mean by this down regulation of receptor? Means हमारे receptor की activity decrease हो जाए. किस situation में decrease हो सकती है? Internalization of receptor, यानी receptor हमारा cell के अंदर जाए वो destroy हो जाए, तो क्या होगा? Receptor का action will be decreased. Inactivation of receptor, as the name suggests, हमारा receptor inactivate हो जाएगा, hormonal action will be decreased. Desensitization of receptor means क्या है? Receptor become less responsive. उस situation में भी क्या होगा? हमारे hormone के action decrease हो जाएंगे। तो कब कब decrease हो जाएंगे? Internalization of receptor, inactivation of receptor and desensitization of receptors. Is this clear? तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एंड आर Janus kinase receptor which is also known as JAK-STAT pathway. Is this clear? ये हमारे कौन से हो गए? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब हम आएंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, those hormone which cross the cell membrane and act via intracellular receptors. ठीक है, नेक्स्ट पे। Next is the intracellular receptor. We have two type of intracellular receptor. हमने डिस्कस किया था, two type of intracellular receptors are there. First is cytoplasmic receptor, another one is nuclear receptor. What happened? As the name suggests, ये कहाँ present होगा? हमारा cytoplasm में present होगा। तो हार्मोन कहाँ बाइंड होगा? हमारा cytoplasm में बाइंड होगा। तो क्या होगा? हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बट जो मेन बात यहाँ पे है वो ये है कि एक्शन कहाँ होगा? एक्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, एक्शन हमारा न्यूक्लियस के लेवल पे होता है। दिस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इवेंचुअली गोज टू द न्यूक्लियस फॉर इट्स एक्शन, फॉर इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी और यू कैन से द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हार्मोनल एक्शन। तो उसके लिए वो इवेंचुअली कहाँ जाता है? न्यूक्लियस पे जाता है। साइटोप्लाज्म में हमारा एक्शन विल नॉट बी सीन। ठीक है, इसमें किस कौन कौन से हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है साइटोप्लाज्म में? आवर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, glucocorticoid receptors, androgen receptors and progesterone receptor are present in cytoplasm. The most important point out here is the action will be seen at the level of nucleus, not at the level of cytoplasm. Is this clear? So we can see
साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे साइटोप्लाज्म में, वहां पे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से हार्मोन आके बाइंड होगा. हार्मोन और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल इवेंचुअली गो टू न्यूक्लियस फॉर इट्स एक्शन. ठीक है. लास्ट कैटेगरीज में आ जाती है हमारी कौन सी? दैट इज आर न्यूक्लियर रिसेप्टर. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ ये हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा? डायरेक्ट न्यूक्लियस के लेवल पे एक्ट करेगा. ठीक है. ये लाइपोफिलिक हार्मोन हमारा क्या हुआ? सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर आया. अगर साइटोप्लाज्म में बाइंड होना हो तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड होगा. न्यूक्लियस को क्रॉस करके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो हार्मोन न्यूक्लियस को क्रॉस करता है. इसका एग्जाम्पल की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, थायराइड हार्मोन जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. दिस इज द एक्सेप्शनल केस. आपको ये हमेशा याद रखना है. T3 and T4 being a amine derivative, it crosses the cell membrane and act at the level of nucleus via the nuclear receptors. Is this clear everybody? तो कौन कौन से हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, थायराइड हार्मोन एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. ठीक है. क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो इसको समराइज कर लेते हैं. 5 मिनट्स लगेगा, इसको समराइज कर लेते हैं. 2 type of hormones are there. First is going to cross the cell membrane. Another one that do not cross the cell membrane. ठीक है. फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी? जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा उसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर विल बी देयर. ठीक है. रिसेप्टर कैसे होंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. और वो बाइलिपिड लेयर को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा? लाइपोफोबिक फिलिक, लाइपोफिलिक हार्मोन होगा. किस टाइप का हार्मोन होगा? लाइपोफिलिक हार्मोन. और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? इसमें आ जाएगा हमारा विटामिन डेरिवेटिव एंड कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव. ठीक है. जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा वो एक्ट करेगा वाया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, Janus kinase receptor and tyrosine kinase receptor. ठीक है. और इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस टाइप के हार्मोन होंगे? ये होंगे हमारे लाइपोफोबिक और यू कैन से हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होंगे. दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लिपिड लेयर. बायलिपिड लेयर हमारा क्रॉस नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट करेंगे. एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारा एमीन डेरिवेटिव्स आ जाएंगे. ठीक है. और प्रोटीन डेरिवेटिव्स आ जाएंगे. ठीक है. एमीन डेरिवेटिव में हमारा एक्सेप्शन है जो कि याद रखना है हमें, दैट इज T3 and T4 being a amine derivative, they cross the cell membrane and they are going to act via intracellular receptor. Intracellular में भी कौन सा रिसेप्टर? न्यूक्लियर रिसेप्टर. ठीक है. इज दिस क्लियर? तो जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा वो एक्ट करता है वाया सेकेंडरी मैसेंजर्स. एंड कौन कौन से टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर्स हमने पढ़े? हमने पढ़े साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP एंड द कैल्शियम. ठीक है. इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ये आज की क्लास की समरी है. 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड उसके रिसेप्टर्स. ठीक. इज दिस क्लियर? अब इसमें मैंने एक PDF अटैच किया है पेज में, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. That's all for today's session. Thank you so much for joining. See you all in the next session.